नमस्कार दोस्तों। आज मैं कपिल मित्तल आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत सारे देश विदेश की मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में से बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स को आज हम उन विषयों पर डिस्कस करेंगे। और इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे स्टैटिक टॉपिक हैं और उनके विषय में हम डीप में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। उपराष्ट्रपति ने ये रिपोर्ट जारी की है और ये किसने तैयार की है? नीति एडवोकेसी संगठन मोबाइल क्रैच। तो इसके द्वारा ये जो है रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट ने देश में स्वास्थ्य और पोषण इन दोनों विषयों को यहाँ पे मेजर किया है और इनके विषय में डेटा यहाँ पे एकत्रित किया है। तो देखते हैं इसमें रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं। तो भारत में 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे हैं और इनमें से 21% जो हैं अल्प पोषित हैं, मतलब उनको जो है जितना पोषण मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। 36% कम वजन के हैं, तो वजन कम है। 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जो टीकाकरण सरकार चलाती है, कार्यक्रम अभियान चलाती है, वो उसका बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इन तक पहुंच नहीं हो पा रही है। वहीं पर्यावरण सूचकांक की बात करें तो इसके अनुसार 5 उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य जो हैं केरल है, गोवा है, पंजाब, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश इसमें पर्यावरण सूचकांक में जो टॉप 5 पर रहे हैं। देश में 8 राज्य ऐसे हैं जिनके पास बाल विकास में देश के औसत से कम स्कोर है। तो देश का जो औसत स्कोर है सभी राज्यों का मिलाकर, तो उससे ये 8 राज्य जो हैं इससे नीचे हैं। तो ये 8 राज्य कौन से हैं? असम है, राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर बीमारू राज्य बहुत सारे हैं। बीमारू में बीमारू, ठीक है। बीमारू में यहाँ देखेंगे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हो गया हमारा, ये बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो देखिए ये इतने राज्य तो आसानी से याद हो ही जाएंगे। और ये असम और मेघालय जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। तो ये जो है बीमारू एक एक्रोनिम है और ये सबसे पिछड़े हुए राज्यों के लिए ये एक एक्रोनिम है। ठीक है, केरल, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु शीर्ष 5 राज्य हैं जो बच्चों के वेल बीइंग का समर्थन काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। कहने का मतलब ये अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और देश में बच्चों पर सार्वजनिक खर्च जो है ये बढ़ा है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। और इन खर्चों को जो है सरकार ने स्वास्थ्य सेवा पर, पोषण पर, शिक्षा और संरक्षण सेवाओं की ओर लक्षित किया है, मतलब इधर डाइवर्ट किया है। तो यहाँ देखेंगे हम कुछ न्यूज़पेपर्स में इससे रिलेटेड जो डेटा उन्होंने कंपाइल करके दिया है। तो यहाँ पहले हम देखेंगे यहाँ टॉप 5 स्टेट्स जो हैं वो केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम और इनके जो हैं इसमें इंडेक्स स्कोर दे रखा है। यहाँ पे 2015-16 दे रखा है। इससे हमें गुमराह नहीं होना है क्योंकि डेटा यहाँ का लिया है 2015-16 का, ठीक है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है अभी रिलीज़ हुई है, ठीक। तो ये हमें इनको याद रखना है। वहीं वर्स्ट परफॉर्मिंग जो सबसे नीचे हैं तो उनमें सबसे नीचे कौन है? बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये भी वही बीमारू राज्यों में से ही ये हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पिछले से कंपेयर किया है कि 2005 और 6 से 2015-16 में इनका जो है बॉटम 3 और टॉप 3 का क्या स्कोर रहा है। तो यहाँ देखेंगे सभी जो है सभी ने पिछले 2005-6 के मुकाबले जो है ग्रोथ की है और ये हमें दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी रिपोर्ट के विषय में हम बात करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें 2 सूचकांकों के आधार पर ये रिपोर्ट बनती है। तो वो 2 सूचकांक कौन से हैं? यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स है और एक है एनवायरनमेंट इंडेक्स। एक है आउटकम इंडेक्स और एक है एनवायरनमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे आउटकम इंडेक्स जो है ये स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक वृद्धि और पोषण, इन 3 चीज़ों को यहाँ पे ये दर्शाता है, इनको यहाँ पे कैलकुलेट करता है। यह इंडेक्स प्राथमिक विद्यालय में स्टंटिंग, शिशु मृत्यु दर और शुद्ध उपस्थिति के आधार पर बच्चों के परिणामों को मापता है, ठीक है। स्टंटिंग का मतलब है बीएमआई जो हमने पीछे डिस्कस किया था। तो बीएमआई के आधार पर उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए, उनकी आयु के आधार पर उनकी लंबाई, वजन, तो वो अकॉर्डिंगली नहीं है,
ठीक है। और दूसरी यहाँ पे जो रिपोर्ट है, ये है यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। तो ये जो है नीति और एनवायरनमेंट इनेबलर्स को समझने में मदद करती है। नीति मतलब पॉलिसी, और एनवायरनमेंट इनेबलर्स मतलब इनके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करने का जो सिस्टम है वो, तो जो एक बच्चे की वेलबींग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यहाँ हम चिंताओं की बात करें, मतलब समस्याएं क्या हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है ये लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, तो वो सबको ये कवर करती है। बाल विकास तो इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, के तहत आवंटित धनराशि जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और इसका मतलब ये है सरकार का खर्च इस मंत्रालय के अंडर जो भी स्कीम्स हैं उन पर बढ़ता जा रहा है। हालांकि ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जैसी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाती है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी 159 मिलियन है, लेकिन ICDS केवल 71.9 मिलियन को ही कवर करता है। तो यहाँ देख पाएंगे हम, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं, लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे, इसमें केवल आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कवर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भारत ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो यहाँ पे ब्रिक्स जो है ये एक एक्रोनिम है, और ये जो है ब्राज़ील, रशिया, B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका को ये डिनोट करता है, ठीक है। इसके विषय में यहाँ पे ये जो ब्रिक है, ये अभी ब्रिक्स है, लेकिन स्टार्टिंग में ये ब्रिक ब्लॉक बना जिसमें हमारे साउथ अफ्रीका नहीं था, ठीक है। तो ये जो ब्रिक नाम है ये कहाँ से आया, ये वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। तो ये जो है गोल्डमैन सैक एक बड़ी अमेरिका की कंसल्टेंसी कंपनी है, और इसके एक शख्स हैं जिम ओ'नील। क्या? जिम ओ'नील। ये दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो पहली बार जो है ये ब्रिक शब्द जो है ये इन्होंने यूज किया, ये इन 4 कंट्रीज़ को शो करने के लिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। और बाद में जो है यहाँ पे ये 2009 में साउथ अफ्रीका को इसमें तो 2009 में जो ये 2001 में ये हुआ, और 2009 में जो है हमारा ब्रिक का ऑफिशियली गठन हुआ। 2009 में ब्रिक का गठन हुआ, और 2010 में जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है ये जुड़ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यह रूसी संघ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस पर हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है हासिल कर लेते हैं। यहाँ हमने इसके विषय में देखा कि भाई 2001 में जिम ओ'नील ने जो है ये 2001 में जिम ओ'नील, ठीक है, तो जिम ओ'नील ने इसका नामकरण किया, और 2009 में जो है ये ब्रिक्स समूह बना। 2010 में जो है ये ब्रिक्स हो गया, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं किस टाइप का है। इसके टाइप की बात करें तो ये इकोनॉमिक ग्रुप है, ठीक है, एक संगठन है जो हमारे आर्थिक पक्ष को देखता है, ये पॉलिटिकल पक्ष को देखता है, ठीक है, राजनीतिक पहलू को, और ये रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्या है? ये रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो ये 5 देश हैं, तो इनके राष्ट्राध्यक्ष कौन हैं। तो ब्राज़ील के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, वो हैं जैर बोल्सोनारो, ठीक है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहीं रशिया की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत में यहाँ पे राष्ट्रपति तो है, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, यहाँ पे प्रधानमंत्री एक्टिव होता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, ये आपको पता ही है। और सी से चाइना जो है, चाइना में यहाँ राष्ट्रपति मेन होता है, तो शी जिनपिंग हो गए यहाँ पे, शी जिनपिंग,
और यहाँ साउथ अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की तो ये हो गए सिरिल समफोसा। क्या? सिरिल समफोसा। ठीक है दोस्तों, तो ये बाकी जो 4 हैं ये सब राष्ट्रपति हैं। तो आगे बढ़ें तो इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं पेपर में। तो पहली इसकी बैठक आ सकती है, पहली बैठक। तो ब्रिक्स की पहली बैठक जो है रूस के यकतरिनबर्ग में 2009 में हुई। हमने देखा 2009 में गठन हुआ है, तो यकतरिनबर्ग कहाँ का? रूस। तो यहाँ पर पहली बैठक हुई। वहीं हम बात करें अभी रिसेंटली की, तो 11th जो ब्रिक्स, ये तो हो गई पहली, मतलब फर्स्ट। अब हम बात करेंगे 11th की, 11th ब्रिक्स समिट। ठीक है, तो ये जो है हमारी नवंबर 2019 को ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया, याद कर लेना इसे, ब्राज़ीलिया कहाँ का शहर है ये? ब्राज़ील का। ठीक है, यहाँ पर संपन्न हुई। वहीं जो इसकी बैठक हैं ये हर साल होती हैं। इसकी बैठक क्या है? ये प्रतिवर्ष, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये प्रतिवर्ष होती हैं। वहीं इसकी बात करें कि भाई ये 11वीं हो गई, 12वीं बैठक 12th ब्रिक्स समिट। तो 12th ब्रिक्स समिट जो है ये हमारी रूस में, कहाँ पे? ये भी हमारी कहाँ हो रही है? रशिया में हो रही है, और अभी ये जारी है। तो रशिया में जो ये बैठक हो रही है, साथ ही हमारे जो है यहाँ ब्रिक्स के साथ यहाँ SCO की भी समिट हो रही है। किसकी? SCO की भी बैठक हो रही है। ठीक है, और तो ये भी याद रखना कि अभी ये बैठक जारी है। और इसके बाद जो ये जो है ये हमारी हो गई 2020। तो ये अभी कौन सी चल रहा है? ये सितंबर में चल रही है। और इसके बाद 13वीं जो ब्रिक्स समिट होगी, ब्रिक्स बैठक जो है वो हमारे कहाँ होनी है? वो हमारे 2021 में भारत में शेड्यूल्ड है। ठीक है, अगले वर्ष होगी। कहाँ होगी? भारत में। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आने की इनकी संभावना है। चलिए ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। तो यहाँ ब्रिक्स हमारा जो ब्लॉक है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके महत्वपूर्ण होने की वजह हम देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हम ये 5 देश जो हैं, तो इनकी अगर हम जनसंख्या को जोड़ लें तो जनसंख्या कितनी बैठती है? अगर जनसंख्या की बात करें ब्रिक्स की, तो वो हो जाती है 3.21 बिलियन। कितनी? इतने बिलियन हो जाती है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 41% है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही हम क्षेत्रफल की बात करें इन देशों के, तो 5 देशों का क्षेत्रफल जो है पूरे बाकी सभी का कितना हो जाता है? 27% हो जाता है। ठीक है, वहीं इसकी अगर हम बात करें जो ये ब्रिक, अभी हम इसमें ब्रिक्स नहीं बोल रहे हैं, 4 कंट्रियों की बात करें, तो यहाँ ये देखिए क्षेत्रफल और दूसरा पैरामीटर हम लें जनसंख्या। तो इन दोनों मैटरों में जो विश्व के टॉप 10 देश हैं, विश्व के टॉप 10 देश जो हैं, ठीक है, तो उनमें ये आते हैं ये चारों देश। वहीं हम बात करें कि भाई अब जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, तो इसको कहाँ छोड़ देंगे? तो ये क्षेत्रफल और जनसंख्या, ये दोनों में क्षेत्रफल और जनसंख्या, तो इन दोनों में ये कौन से नंबर पे आता है विश्व में? ये 24वें नंबर पे, 24वां स्थान। ठीक है, तो थोड़ा सा आर्थिक पहलू भी बात कर लें। तो आर्थिक पहलू की बात करेंगे तो आपसे सीधा सीधा आ सकता है भाई इसकी नॉमिनल जीडीपी कितनी है इनकी। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो बैठती है इनकी 18.6 बिलियन। कितना? सॉरी, यहाँ बिलियन नहीं, ये ट्रिलियन होगा, बिलियन तो कैसे हो सकता है? ठीक है, 18.6 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं बात करें कि ये जो 18.6 है ये हमारे विश्व का कितना हो जाता है? ये हो जाता है 23.2% हो जाता है। किसका? ऑफ द वर्ल्ड ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, ग्रॉस GWP, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें अगर इसको PPP के टर्म्स में पूछे तो कंबाइंड GDP, कंबाइंड GDP इन टर्म्स ऑफ PPP वो क्या हो जाती है? तो वो हो जाती है इनकी 40.55 ट्रिलियन US डॉलर।
ठीक है। पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके विषय में हम किसी दिन अलग से हम चर्चा करेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रिक्स से रिलेटेड हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर ली। तो यहाँ ये जो हमने जो बैठक हुई है संस्कृति मंत्रियों की, तो इसके विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है? इस मुलाकात के दौरान भारत ने निम्नलिखित प्रस्ताव रखे। तो डिजिटल ऑनलाइन प्रदर्शनी की मेज़बानी के विकल्पों पर विचार किया। ब्रिक्स गठबंधन के तहत सामग्री साझा करने वाली वेबसाइट यहाँ डेवलप करने को कही कि ये जो देश हैं ये आपस में अपनी सामग्री को किस प्रकार से साझा कर सकते हैं किसी वेबसाइट के माध्यम से। यहाँ पे भारत ने 2021 में अपनी अध्यक्षता के दौरान, क्योंकि देखिए 2021 में भारत में समिट होने वाली है ना, तो यहाँ पर कुछ पुस्तकालयों की चेन खोलने की यहाँ पर योजना बनाई है। और इन पुस्तकालयों का यूज क्या होगा? यहाँ पर जो ये बेसिकली इनमें ब्रिक्स कॉर्नर यहाँ पर खोला जाएगा। कहने का मतलब ब्रिक्स देशों से संबंधित यहाँ पर उनकी इतिहास है, उनकी संस्कृति है, इनके विषय में यहाँ जानकारी दी जाएगी। यह समय समय पर ब्रिक्स देशों द्वारा भेंट की गई पुस्तकों को भी, तो यहाँ से अगर इन देशों से कुछ पुस्तकों का आदान प्रदान होता है तो उनको भी यहाँ रखा जाएगा। नई दिल्ली में स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स ये कहाँ पर है? नई दिल्ली। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बॉन्डिंग रीजन्स एंड इमेजिंग कल्चरल सिनर्जीज, तो यहाँ पर इस विषय पर भी एक क्या होगी? प्रदर्शनी होगी। वहीं संस्कृति ब्रिक्स देशों को एकजुट करने में कैसे मदद करेगी? तो भाई यहाँ पे सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोई भी जो देश होते हैं उनके बीच में सांस्कृतिक, यहाँ कलाकार जाते हैं, वहाँ से रिसर्च स्कॉलर्स जाते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, वो एक दूसरे के यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, वहाँ अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस तरीके से क्या है, वो एक दूसरे जो देश हैं वो एक दूसरे की संस्कृति को जान पहचान पाते हैं। यह पर्यटन को विकसित करने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए भी कारगर सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संपर्क बढ़ता है, लोग आते जाते हैं तो वो वहाँ की कल्चर को समझते हैं। वहीं सांस्कृतिक संबंधों में सुधार के लिए पहले उठाए गए क्या क्या कदम हैं? तो ब्रिक्स देशों ने 2010 में वीज़ा मुक्त कार्यक्रम पेश किया था। कहने का मतलब आप जो है इन देशों में बिना वीज़ा अप्लाई किए भी डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। इससे ब्राज़ील के, अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, ब्राज़ील के रूस जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। तो ब्राज़ील से रूस जाने वाले लोगों की संख्या 2010 में 15,131 से बढ़कर 2013 में 30,049 हो गई। ठीक है, तो जो अभी 2020 में तो और बढ़ गई होगी। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने भी 2013 में इसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2013 में ब्रिक्स सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के दौरान, तो यहाँ पर जो आदान प्रदान होता है, तो चीन ने ब्राज़ील और रूसी पासपोर्ट धारकों को 72 घंटे शंघाई और बीजिंग में वीज़ा के बिना बिताने की अनुमति दी। मतलब यहाँ के जो नागरिक हैं वो किसके? ब्राज़ील और रूस के नागरिक कहाँ पर? चीन में बिना वीज़ा के 72 घंटे शंघाई और बीजिंग में रह सकते हैं। ठीक है, जो इनक्रेडिबल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है भारत में, तो ये शुरू किया गया है। भारत का अपने ब्रिक्स सहयोगियों के साथ उपरोक्त किस्म का समझौता नहीं है। ठीक है, और हमारा जो है इनक्रेडिबल इंडिया प्रोग्राम है, बायलैटरल हमारा इनसे कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं है। भारत ने रूस, चीन, ब्राज़ील के पर्यटकों को ई वीज़ा की सुविधा दी है। आप इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, लेकिन वीज़ा लगेगा। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीयों के लिए वीज़ा मानदंडों में ढील दी है। यहाँ देखिए भारतीय दक्षिण अफ्रीका जा सकते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने भारतीयों ने उनके लिए नहीं दी है। रूस में आने वाले विदेशी पर्यटकों में भारतीय जो हैं वो 16वें स्थान पर हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की। तो यहाँ पे ये देखिए 4 सितंबर की घटना है और भारतीय रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं मैं आपको, यहाँ पे डोकलाम विषय है और हमारा जो चाइना से बॉर्डर लगता है वहाँ पर काफ़ी उपद्रव मचा हुआ है और कभी भी हमारा झगड़ा हो जाता है। ठीक है, और तो इस पे हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा ज़रा यहाँ पे। ठीक है, रक्षा मंत्री संघाई सहयोग संगठन, मैंने बताया था ये SCO बोलते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO।
तो यहाँ पे इसकी जो हमने बताया ब्रिक्स की बैठक हो रही है और ब्रिक्स के साथ साथ SCO की बैठक चल रही है, तो वहाँ पर ये गए हैं और उन्होंने पहले रूसी रक्षा मंत्री से मुलाकात की और AK-203 राइफ़ल हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये याद रखना है AK-203 क्या है, ये एक राइफ़ल है, कहाँ की है, रूस की है। तो इस पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 3.5 महीने से अधिक समय तक वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC बोलते हैं, पर तनाव बना हुआ है। चूंकि सीमा पर विवाद बढ़ गया है, इसीलिए दोनों पक्षों के बीच सर्वोच्च स्तर की आमने सामने की बैठक है। और ऐसा तो है नहीं कि बार बार बैठ जाएं कहीं, तो ये जो है कहीं न्यूट्रल जगह पर ही बैठते हैं और न्यूट्रल इनको अच्छा मौका मिल गया वहाँ पे रूस जाके आमने सामने बैठने का। तो ये जो बैठक है ये 2.5 घंटे तक चली और यहाँ पर जो गतिरोध चल रहा है सीमा पर उसको सॉल्व करने की यहाँ पर जो विषय हैं उन पर चर्चा गहन तरीके से की गई। यह वार्ता ऐसे समय में हुई जब भारत पेंगोंग त्सो झील, ठीक है, पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे में लाभप्रद स्थिति में है। इस पेंगोंग झील और अन्य जो एरिया हैं उनके विषय में अभी हम इस स्लाइड के बाद में बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों बने रहिएगा। भारत अब उत्तरी तट पर और अधिक सेना भेजने की योजना में है, जहां चीन के पास भारत पर बढ़त है, ठीक है। तो वहाँ हम अपने और सैनिकों को बढ़ाने की कोशिश में हैं, क्योंकि अगर उनके पास बढ़त होगी, हमारी तरफ से तो हम झगड़ा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ही झगड़ा क्रिएट होता है। तो भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में सीमा का दौरा किया। उनके अनुसार स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे पेंगोंग त्सो झील के विषय में देख लेते हैं। ये पेंगोंग त्सो झील का एक कुछ ही हिस्सा दिख रहा है और ये जो है ये हमारे भारत और चीन दोनों में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? भारत और चीन। तो यहाँ देखेंगे ये जम्मू कश्मीर का ये पुराना नक्शा है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अब बंटवारा हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो ये बेसिकली ये लद्दाख रीजन में, लेह लद्दाख जो है उसमें ये पड़ती है। यहाँ पे ये गोले से आपको दिख रहा होगा, ये है पेंगोंग लेक। और ये कहाँ पड़ती है? ये LAC जो है इसके बीचों बीच से गुजरती है। तो ये जैसे यहाँ पे ये आपको एक ब्लैक लाइन जो दिख रही होगी, ये क्या है? ये LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो इलाका है और ये जो ये क्या है, यहाँ झगड़ा हुआ है, क्लैश पॉइंट। और यहाँ पे ये जो है ये सड़क बना ली गई है। क्या है ये? चाइना द्वारा सड़क बना ली गई है। ये जो बॉर्डर है ये बेसिकली क्या है? भारत द्वारा ये भारत कहता है ये है एक्चुअल बॉर्डर, ठीक है। लेकिन चाइनीज़ क्या करते हैं, बीच में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो कारगिल युद्ध के समय तक ये यहाँ पर हमारा कब्जा था। लेकिन क्या है, यहाँ से टुकड़ी जब कारगिल युद्ध के लिए वहाँ गई तो उस समय पे यहाँ खाली स्थान हो गया और चाइना ने यहाँ पे तुरंत यहाँ पे रोड बना ली और यहाँ तक घुस आए। तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को भारत में क्या बोला जाता है? उनको फिंगर्स बोला जाता है। यहाँ जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो उनको यहाँ क्या बोलते हैं? फिंगर्स बोलते हैं। क्या? फिंगर्स। तो आगे अभी हम बात करेंगे कि भाई फिंगर 8 है, फिंगर 4 है, फिंगर 1 है, फिंगर 2 है। तो ये सब की अभी हम बात करेंगे। तो इंडियन क्लेम लाइन क्या है? इंडिया क्लेम्स टेरिटरी अप टू फिंगर 8 ऑन द नॉर्दर्न शोर ऑफ द लेक बट फिजिकली कंट्रोल्स टेरिटरी अप टू फिंगर 4। तो भारत के पास जो कब्जा है वो केवल फिंगर 4 तक का है और भारत कहता है एक्चुअल में हमारा जो है ये हमारे हिस्से में फिंगर 8 तक की पहाड़ियाँ आती हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारा कब्जा है वो फिंगर 4 तक है, ठीक है। चलिए इसके विषय में और थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं। तो लगभग 2 साल पहले भी पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में इसी तरह की घटना हुई थी। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में वास्तविक रूप से LAC कहाँ है, इसे लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो ये पेंगोंग त्सो लेक है ये दोनों के ही कब्जे में है। चलो पेंगोंग त्सो के विषय में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। लद्दाखी भाषा में पेंगोंग का अर्थ होता है समीपता और तिब्बती भाषा में सो का अर्थ होता है झील। तो इसीलिए क्या हो गया, ये पेंगोंग त्सो, ठीक है। और ये समीप है। पेंगोंग त्सो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर क्या है, ये लंबी, सकरी, गहरी और एंडोर्फिक मतलब जो लैंडलॉक है, ठीक है, ऐसी झील है। इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन अभी हम बताएंगे कि इस पर कब्जे की क्यों कोशिश की जा रही है। इसका वैसे कोई सामरिक महत्व तो नहीं है। पेंगोंग त्सो का पश्चिमी छोर लेह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर दूर स्थित है। 135 किलोमीटर यह लंबी जो झील है ये बूमरैंग की शेप में है। बूमरैंग आपने उसमें देखा होगा
जंगल बुक के कार्टून्स में देखा होगा, बूमरैंग, ठीक है, उसके आकार में है और 604 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और अपने सबसे विस्तारित बिंदु पर यह 6 किलोमीटर चौड़ी है। यह जो झील है ये खारे पानी की झील है और शीत ऋतु में क्या कर जाती है, जम जाती है। और शीत ऋतु में जब ये जम जाती है तो यहाँ पर आइस स्केटिंग और पोलो के लिए ये बहुत अच्छी स्थान हो जाता है खेलने के लिए। इसका जल खारा होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, कोई भी मछली या अन्य कोई जलीय जीव नहीं मिलते, परंतु यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। क्योंकि ये वाटर बॉडी है ना, तो वाटर बॉडी है तो इसीलिए वो यहाँ पे प्रजनन करने के लिए आते हैं। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो भारत के कब्जे में है। 45 किलोमीटर ये भारत के कब्जे में है और 90 किलोमीटर ये चाइना के कब्जे में है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है। अब देखिए थोड़ा सा पुराना हिस्ट्री की बात करें तो 19वीं शताब्दी के मध्य में यह झील जॉनसन रेखा के दक्षिणी छोर पर थी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जॉनसन रेखा क्या है। तो जॉनसन रेखा जो है ये अक्साई चीन क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का एक प्रारंभिक प्रयास था। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के समय की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जॉनसन रेखा जो है ये यहाँ पे भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या करती थी, दर्शाती थी। लेकिन क्या है यहाँ पे, सामान्य तौर पर जब दो दस्तीगल आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर एक बैनर ड्रिल करते हैं। अब देखिए बैनर ड्रिल क्या है, तो बैनर ड्रिल क्या होता है, जो ये पक्ष हैं एक दूसरे के सामने आते हैं और क्या बैनर लेके आते हैं, और चूँकि ये स्थान को क्या कहते हैं, भाई तुम्हारा स्थान जहाँ तुम खड़े हो ये हमारा है तो खाली करो, और वो कहते हैं तुम जहाँ खड़े हो वो हमारा है तुम खाली करो। तो बैनर पे ये लिखा रहता है, एक दूसरे से वो बोलते हैं कि भाई खाली करो, ये हमारा है। वहीं रणनीतिक महत्व की बात करें तो LAC जो रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह झील के मध्य से होकर गुजरती है। लेकिन भारत और चीन इसकी सटीक स्थिति के विषय में सहमत नहीं है, हो भी कैसे सकते हैं। तो ये हमने देखा 45 किलोमीटर भारत के कब्जे में है। दोनों सेनाओं के बीच अधिकांश झड़पें झील के विवादित हिस्से में होती हैं, और लेकिन यह झील जो है चुसूल घाटी के मार्ग में आती है, और चुसूल घाटी पे भी अभी हम चर्चा करेंगे। यह एक मुख्य मार्ग है जिसका चीन द्वारा भारतीय अधिकृत क्षेत्र में आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अक्साई चीन है उसको हम बोलते हैं भारतीय अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, और ये चाइना अधिकृत क्षेत्र हो गया, और यहाँ भारतीय अधिकृत क्षेत्र तो चीन जो है भारत के कब्जे में जो क्षेत्र है वहाँ पर आके इसी के माध्यम से आता है। और देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ हम बात करें 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन का, तो चीन ने यहीं से आक्रमण किया था भारत में, और यहीं से वो चीन जो है भारत में घुसा था। भारतीय सेना ने चुसूल घाटी के दक्षिण पूर्वी छोर के पहाड़ी दर्रे रेजांगला से वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था। तो रेजांगला से हम जो है भारतीय सेना लड़ी थी, और चीन जो है यहीं इसी घाटी के थ्रू जो है चुसूल घाटी के थ्रू यहाँ भारत में घुसा था 1962 में। इसी वजह से थोड़ा सा सामरिक महत्व है। अब बात करते हैं ये रेजांगला क्या है। तो यह केंद्र प्रशासित प्रदेश जो लद्दाख है, इसमें चुसूल घाटी के दक्षिण पूर्व में एक पहाड़ी दर्रा है। क्या है ये, दर्रा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 2.7 किलोमीटर है, चौड़ाई 1.8 किलोमीटर है और ऊंचाई 16,000 फुट है, बहुत ऊंचा है। वर्ष 1962 के युद्ध में रेजांगला कुमाऊं रेजिमेंट के 13 कुमाऊं दस्ते का अंतिम मोर्चा था। इस दस्ते का नेतृत्व जो है मेजर शैतान सिंह ने किया, और इस युद्ध को रेजांगला युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि यहाँ जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई 1962 में, तो वो जो है उसे हम रेजांगला युद्ध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकती है। पिछले कुछ वर्षों में चीनियों ने पेंगोंग त्सो के अपनी ओर के किनारे पर सड़कों का निर्माण भी किया है, और हमने बात की थी कि जब हमारे कारगिल युद्ध हुआ था तो हमारी यहाँ जो टुकड़ियाँ थी वो हमारे कारगिल की तरफ चली गई थी, ये खाली हो गया तो उन्होंने फट से यहाँ सड़क बना ली और आगे बढ़ गए। ठीक है, चीन ने निंजिंगजा हुई, तो निंजिंगजा हुई स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी यिनचुआन के दक्षिण पश्चिम में मिनिंगजेन में PLA के ह्वांगयांगटन बेस में अक्साई चीन, जो भारत और चीन के बीच जो विवादित क्षेत्र है, ठीक है, में इस विवादित क्षेत्र का एक 2 स्तरीय मॉडल भी मौजूद है, और यह चीन के लिए क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। अब चुसूल घाटी की बात करें तो ये
चुसूल घाटी के विषय में, ठीक है, तो ये लद्दाख में है, 4300 मीटर या फिर 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक गांव है और चुसूल घाटी में अवस्थित है। और यहाँ पे चुसूल घाटी रेजांगला दर्रा और पेंगोंग त्सो झील के पास में स्थित है। क्षेत्र में विवाद की बात करें तो वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय जो कारगिल युद्ध था, तो यहाँ हमने बात की, भारतीय जो टीम थी वो वहाँ पाकिस्तान से लड़ने चली गई, तो चीन जो है यहाँ पे 5 किलोमीटर तक अंदर घुस गया और यहाँ सड़क बना ली, ठीक है, और कब्जा कर लिया। और वर्ष 1999 में चीन द्वारा निर्मित सड़क इस क्षेत्र को चीन के व्यापक सड़क नेटवर्क से जोड़ती है। यह G219 काराकोरम राजमार्ग से भी जोड़ती है। तो ये जो राजमार्ग है जो काराकोरम में, तो उससे चीन ने इसे जोड़ दिया है। इन सड़कों के माध्यम से चीन की स्थिति भौगोलिक रूप से पेंगोंग झील के उत्तरी सिरे तक स्थित भारतीय स्थानों की अपेक्षा अधिक मजबूत बनी हुई है। झील के उत्तरी किनारे पर उपस्थित पहाड़ यहाँ एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिसे सेना फिंगर्स, तो हमने बात की थी, यहाँ पर पहाड़ियों को फिंगर्स बोलते हैं। अब चीनी आक्रामकता की बात करें तो ये भाई क्यों है ये आक्रामक, क्योंकि यहाँ पे देखिए चीन ने अपनी जल शक्ति जो है, इसके पास जो शिप्स हैं, जो इसके पास सबमरीन्स हैं वो बढ़ा लिए हैं। चीन के पास वर्तमान में लगभग 350 के क्या हैं वॉरशिप्स हैं, ठीक है, और इसके पास 50 से अधिक क्या हैं यहाँ पे सबमरीन्स हैं, ठीक है, बहुत एडवांस जो है ये हमसे हो गया है। हमारे पास क्या है लगभग टोटल 50 हैं, ठीक है, और इसी वजह से ये क्या है अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है और इंडियन ओशियन और जो साउथ चाइना सी है इस सब पे कब्जा करने की कोशिश में है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो भारत और चीनी सैनिक जो हैं लद्दाख सीमा पर कई स्थानों पर आमने सामने हो जाते हैं और झगड़ा होता रहता है। भारत का फिंगर 2 फिंगर 3 पर कब्जा हो गया है, फिंगर 4 पर भी हमारा कब्जा है। और मई 2020 में चीन ने LAC के पास हज़ारों सैनिकों को स्थानांतरित कर दिया था। तो गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो, हॉट स्प्रिंग एरिया, गोगरा पोस्ट, देपसांग घाटी के घुसपैठ का प्रयास किया। चीनी कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए भारत ने 30,000 सैनिक और वहां भेज दिए। अब भारत की योजना क्या है? भारत अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता अखंडता के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम संप्रभु राष्ट्र हैं, तो हम अपना क्षेत्र कैसे छोड़ सकते हैं? भारत इस बात की पुष्टि करता है जब तक शांति बहाल नहीं होती तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जो सेम सिचुएशन जो हमारी पाकिस्तान के साथ है। चीन LAC में अपनी तैनाती क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। चूँकि भारत भी बॉर्डर पर, भारत की जो ये NDA गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, तो ये क्या कर रही है, बॉर्डर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क यातायात है, वहाँ पर हवाई अड्डे हैं, हवाई बेस हैं, ये सबको मजबूत कर रहा है कि कल को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसा ना हो कि जो कश्मीर में हुआ था, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था आज़ादी के समय पे, ठीक है, उन्होंने कब्जा कर लिया था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, सड़कें नहीं थी, हवाई अड्डे नहीं थे जहाँ पे हम अपने प्लेन्स को उतार सकें। तो ऐसे में ये सामरिक महत्व की जो संरचना है उन सबको यहाँ पे भारत मजबूत करता जा रहा है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक जो है ये हमारा प्रश्नकाल से संबंधित है। तो भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि मानसून सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल नहीं होगा, शून्यकाल नहीं होगा और निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं होगा। तो इन 3 चीज़ भारत सरकार चाह रही है कि भाई अभी जो मानसून सत्र है, वैसे ही हमारे यहाँ जो कोरोना के चक्कर में बहुत सारा हमारा व्यवधान फैला हुआ है, तो मानसून सत्र सही तरीके से चल जाए और उसका समय व्यर्थ ना जाए। तो इसीलिए प्रश्नकाल जो है एक व्यवधान होता है, शून्यकाल व्यवधान होता है, तो उसको यहाँ समाप्त कर दिया गया है फ़िलहाल मानसून सत्र के दौरान। और ये कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्नकाल क्या होता है। ये आपसे पॉलिटी में पूछा जाता है, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है और पूछा जाता है पेपर में। प्रत्येक संसदीय बैठक जो होती है उसका पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, ठीक है, पहला घंटा जो भी बैठक होगी उसका प्रश्नकाल होगा। और 2014 में इसे राज्यसभा में सुबह 11 से 12 बजे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राज्यसभा में मोदी जी के आने के बाद इसे 11 बजे से 12 बजे कर दिया गया। कहने का मतलब भैया पहले काम कर लो, उसके बाद प्रश्न पूछ लेना, ठीक है। और इस समयावधि के दौरान बेसिकली होता क्या है, जो संसद के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, ठीक है।
अब वो सवाल क्या होते हैं, वो उनके जो भी सदस्य होते हैं उनके एरिया से संबंधित होते हैं, उनके क्षेत्र से संबंधित होते हैं, या फिर भारत के लिए भारत में कोई भी किसी अन्य स्थान में कोई इम्पोर्टेंट घटना है, कोई विषय है, तो उसके विषय पर भी वो कोई समस्या को यहाँ पर लेके सवाल पूछ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बात आएगी कि भाई प्रश्न निजी सदस्यों द्वारा भी पूछे जा सकते हैं। तो निजी सदस्य का मतलब ये हुआ जो सरकार में शामिल नहीं है, ठीक है। तो सरकार में शामिल नहीं है मतलब अब जो सरकार में जो क्या सांसद शामिल नहीं है, तो वो सब क्या होंगे, वो निजी सदस्य हो गए। अब निजी सदस्यों द्वारा कोई विधेयक मतलब कोई भी जैसे सरकार पेश करती है ना विधेयक कोई, ठीक है, तो ये भी अपने कर सकते हैं, लेकिन क्या है इनके पास बहुमत नहीं होता, सरकार के पास तो बहुमत होता है। अब सरकार के ही अगर सांसद कोई पेश करेंगे तो उसके पास होने की प्रबल संभावना होती है। इसी वजह से निजी सदस्यों द्वारा अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो यहाँ माना जा रहा है कि भाई ये संसद का समय वेस्ट किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर मना कर दिया गया है। तो आगे बात करते हैं हम प्रश्नकाल की। तो प्रश्नकाल पर हम जो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो आते हैं उनकी हम बात करेंगे, और यहाँ से ये लगभग हर पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप है तारांकित प्रश्न, ठीक है। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, इनमें जो है ये मौखिक उत्तर दिया जाता है, मतलब कोई भी जो सांसद होगा वो प्रश्न पूछेगा और ये इसको जो तारांकित प्रश्न बोलेंगे, और वो जो सांसद होगा इसका मौखिक उत्तर देगा, वर्बल उत्तर देगा। और तारांकित प्रश्नों के पूछने के बाद में वो जो सांसद है जिसने ये प्रश्न पूछा है वो इस पर फर्दर प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो कहने का मतलब जो तारांकित प्रश्न जो हैं यहाँ पे उन पर कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं सेकंड नंबर अतारांकित प्रश्न। तो ये जो है इनका जो मंत्री जो होता है वो इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में देता है, ठीक है, लिखित रूप में देता है, और लिखित में देगा तो भाई यहाँ पे भी पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं भारत सरकार ने मानसून सत्र के दौरान सभी अतारांकित प्रश्नों के उत्तर देने पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अतारांकित प्रश्न जो है उनको यहाँ पर पूछ सकते हैं, और लघु सूचना प्रश्न जो है ये 3 नंबर के, यह प्रश्न 10 दिनों से कम समय का नोटिस देकर पूछा जा सकता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल संसदीय सत्र के सभी दिनों में आयोजित किया जाता है। 2 दिन ऐसे हैं जब संसदीय कार्रवाई में प्रश्नकाल नहीं होते हैं। ये कौन कौन से दिन होते हैं? एक तो तब होता है जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित कर रहे होते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति क्या कर रहे होंगे, दोनों जो सदन हैं उनकी जॉइंट बैठक ले रहे होंगे और वहाँ अपना भाषण दे रहे होंगे, तो भाई समय ही नहीं बचेगा, प्रश्नकाल कहाँ से होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री जब बजट पेश करेगा तो उस समय पर भी कोई प्रश्नकाल नहीं होगा, क्योंकि बजट में भी बहुत समय लगता है। आगे बात करते हैं शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, और इस दौरान क्या है, सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, वो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये शून्यकाल हो गया। अब हम बात करें इसके इतिहास की, तो भाई इनमें क्या क्या होता रहा है। पिछले 5 वर्षों में शोरगुल के कारण लगभग 60% प्रश्नकाल बर्बाद हो गया था। इसके अलावा संसद के इतिहास के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1962, 75, 76, 91, 2004 और 2009 में इनको हटा दिया गया था। तो इस बार कोई नया काम नहीं किया है इनको हटाने का, ठीक है, पूर्व में भी ये हटते रहे हैं। तो निजी सदस्य विधेयक की बात करें तो ये हमने अभी समझा दिया था, ये किसी भी एक सांसद द्वारा पेश किया जाता है और यह सरकार का हिस्सा नहीं होता है। कहने का मतलब सरकार जिन जिन पार्टियों के द्वारा गठन की जाती है उनका ये हिस्सा नहीं होता है। तो ऐसे सदस्य द्वारा संसद सदस्य द्वारा कोई विधेयक पेश किया जाता है उसे निजी सदस्य विधेयक बोला जाता है। अब बात करेंगे काजीरंगा पार्क का विस्तार जो है 3053 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया गया है। तो ये काजीरंगा पार्क कहाँ पर है, हमारे आसाम में है, ठीक है। और आसाम में ये किसके लिए फेमस है, ये एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। और ये एक सींग का गैंडा कौन सा वाला, ये एशिया का। तो यहाँ देख रहे होंगे इसकी नाक के ऊपर ये एक सींग बना हुआ है, तो इसी की वजह से इसे एक सींग वाला गैंडा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यह जो विस्तार है इस पार्क को कार्बी आंगलोंग पहाड़ी
और नमेरी नेशनल पार्क के साथ जोड़ देगा। कहने का मतलब यहाँ तक इसका विस्तार हो गया है। ठीक है, मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इन क्षेत्रों को 35 वर्षों के बाद जोड़ा जा रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे हैं। ठीक है, यह एक विश्व धरोहर स्थल है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी भी छोटे बड़े एग्ज़ाम में और ख़ासकर IAS में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके चाहे बैंक, SSC हो, रेलवे हो, पुलिस हो, जो भी अगर इसे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसे 2007 में बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब टाइगर रिजर्व, क्या टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर टाइगर भी हैं। एक सींग वाले गैंडे को IUCN में कमज़ोर वल्नरेबल में रखा गया था, लेकिन इसे 2020 में अपडेट किया गया। अपडेट का मतलब वल्नरेबल थोड़ा सा लो होता है, अब ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ गया है, मतलब संकटग्रस्त। ये थोड़ी सी समस्या की बात है। वहीं इसकी जनगणना की बात करें UPSC के हिसाब से, कोई भी PSC के हिसाब से, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे की जनसंख्या वर्ष 2018 में की गई थी, और तब जो है इसकी जनसंख्या कितनी थी, 2413। पार्क में जनवरी 2020 में वेटलैंड बर्ड काउंट आयोजित किया गया। तो वेटलैंड बर्ड, क्योंकि यहाँ पे जल वाले वेटलैंड्स भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 96 जो बर्ड्स की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई गई, और जो 96 प्रजातियाँ हैं उनके कुल 19,225 पक्षी यहाँ पर नोटिस किए गए। इस पार्क में 103 बाघ हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइगर रिजर्व 2007 में घोषित किया गया है, तो क्यों किया गया है, 103 बाघ हैं। और यहाँ देखिए भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 215 हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क में 120 हैं, और इनके बाद इसका जो है टाइगर्स की जनसंख्या की आबादी के विषय में तीसरे नंबर पे है ये। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वहीं बात करें राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की, तो वन्य जीवन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में कोई परिवर्तन राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। ये जो है ये मेजर नोडल एजेंसी है। ठीक है, बिना इसके हमारे कुछ नहीं हो सकता। और NBWL की मुख्य भूमिका भारत सरकार को नीतियों और संरक्षण के उपायों को तैयार करने की सलाह देना है। तो कहने का मतलब ये एक सलाहकार एजेंसी भी है। और बोर्ड का मुख्य कार्य जो है वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसमें वन्य जीव संबंधी परियोजनाओं की समीक्षा करने की शक्तियाँ हैं। ठीक है, इंडिया राइनो विजन 2020 की बात करें, आपको ये याद रहना चाहिए, इंडिया ईयर बुक में भी दे रखा है। इसे 2005 में लॉन्च किया गया और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे कम से कम 3000 लोगों को गैंडों की जंगली आबादी प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। सॉरी, यहाँ पे कम से कम 3000, जो अभी हमने देखा था टाइगर सेंसस, तो उसमें इनकी आबादी कितनी थी, 2413। तो गैंडों की आबादी हमें कितनी करनी है, 3000 करनी है। ये कम से कम 7 संरक्षित क्षेत्रों में हासिल किया जाना है। तो ये हमारा जो काजीरंगा है, ऐसे ही अन्य भी वहाँ पे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पर इनको शिफ्ट किया गया है या फिर ये वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की सरकार के अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई के निर्णय के खिलाफ एक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। तो विषय क्या है, यहाँ पर सितंबर 2020 में तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने बोला है कि भाई अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होगी, और इस पर जो है उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, और उसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा है। ठीक है, कोई फेरबदल नहीं किया है। तो यहाँ देखिए, न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 का हवाला दिया। इस धारा के अनुसार शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इसको। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला लिया था। और भारत सरकार के हम इस विषय पर अगर चर्चा करें तो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई अन्य उपाय किए हैं। वे इस प्रकार हैं। तो CSTT मतलब वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शब्दावली आयोग, तो क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए प्रकाशन अनुदान प्रदान करता है।
तो ये जो यूजीसी है वो क्षेत्रीय भाषाओं में बुक्स पब्लिश करने के लिए कुछ ग्रांट भी देता है। ये आयोग है, इसकी स्थापना 1961 में हुई। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन की बात करें को केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, याद रखना है इसको, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है, मैसूर के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन। इस मिशन का उद्देश्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों में निर्धारित जो भी वहाँ का पाठ्यक्रम है, वहाँ की पुस्तक हैं, तो उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में क्या करना है, अनुवादित करना है, जिससे उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अगर कहीं दूसरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हों तो वो अपनी मातृभाषा में उनको पढ़ सकें। और इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से भारतीय भाषाओं में आवश्यक एकता लाना और अल्पसंख्यक आदिवासी भाषाओं की रक्षा करना। ठीक है, तो कहने का मतलब उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करना है, वो लुप्त ना हो जाए। तो लुप्त प्राय भाषाओं का संरक्षण और तो यहाँ पर इसकी एक योजना है जिसका संचालन भारत सरकार द्वारा लुप्त होने की कगार पर खड़ी भाषाओं के संरक्षण के लिए किया जाता है। अब देखो, ये लुप्त होने की कगार पर कौन सी भाषाएं होंगी, ऐसी भाषाएं जिनके बोलने वाले लोग कम होंगे, क्या ऐसी भाषाएं जिनके रिटन टेक्स्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसी सभी भाषाओं की सबसे पहली चीज़ क्या है, बोलने वालों की आबादी को बढ़ाओ, वो जो कुछ बोल रहे हैं उसको कोडिफाई करो, उनके जो सिंबल्स हैं उनको ट्रांसलेट करो, जिससे हमें पता तो रहे कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है और इनके सिंबल्स क्या हैं। तो उसी पर ये क्या करते हैं, ये संरक्षण पर एक कार्यक्रम चलाते हैं। अब यूजीसी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के तहत क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देता है। अब नमत बसई केरल सरकार की एक पहल है जो आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को लाभान्वित करती है। तो दोस्तों, नमत बसई को याद रखना। अब हम नई शिक्षा नीति की बात करें, उसके अंदर जो है इससे रिलेटेड क्या पहलू हैं, तो हाल ही में लॉन्च की गई नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि कक्षा 5 तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा ये जो नीति है ये 1968 में कोठारी आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 3 भाषा सूत्र प्रस्तुत करती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या कहता है, यूनेस्को, तो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है यूनेस्को, जो कि यहाँ पे ये कल्चरल, एजुकेशनल, ये सब विषयों को देखती है। तो यूनेस्को की यूएलयू उद्घोषणा 2018 में चांगशा, चीन में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा करना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 को स्वदेशी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो इसको याद रखना, 2019 को स्वदेशी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये सभी देशों में ये मनाया गया जो संयुक्त राष्ट्र के क्या हैं, इसके मेंबर हैं। संवैधानिक प्रावधान की बात करें कि भाई हमारे भारत के संविधान में इससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है, ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और सभी नागरिकों को जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं उनके नागरिकों को अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 120 की बात करें तो यह संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के विषय में बताता है। तो संसद की भाषा कौन सी होगी, और यह एक सांसद को अपनी मातृभाषा में खुद को व्यक्त करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, आप लोकसभा राज्यसभा चैनल देखते होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे संसद के जो सेशन चलते हैं, तो उसमें जो सांसद हैं वो अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपने क्वेश्चंस को पूछते हैं। वहीं पे ट्रांसलेटर होते हैं, वो उसे इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट करके सदन को रखते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो ये 5 सितंबर को था और ये जो है किसके लिए मनाया जाता है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी याद में मनाया जाता है। इस दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में बात करें तो इनका जन्म जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में 1888 में हुआ और ये एक दार्शनिक और विद्वान थे और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे, देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे और इन्होंने भारत रत्न भी प्राप्त किया। तो स्टार्टिंग में जिनको भारत रत्न मिला तो ये उनमें से एक थे और उनके साथ सी राजगोपाली, सीवी रमन को भी भारत रत्न मिला था। और ये जो है इन्हें ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1963 में सम्मानित किया गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी है। तो 3 सितंबर 2020 को कर्नाटक कैबिनेट ने एक नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी, और इस नीति के तहत उनका लक्ष्य जो है वो जो कर्नाटक राज्य है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का है। ठीक है, और यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी नीति की बात ही क्यों आई है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? क्योंकि जो वहाँ पे बेंगलोर जो है, वहाँ की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और वो क्या है, उसे हम इंडिया की सिलिकॉन वैली बोलते हैं। वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व में चौथे नंबर पे आता है, चौथा सबसे बड़ा हब है। ठीक है, और वहाँ आईटी का ही कारोबार होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनियों के माध्यम से बहुत अच्छा रेवेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको टारगेट किया गया है, किसी को और बढ़ावा दिया जाए। और ये जो नीति है इसे 2020 से 25 के बीच लागू किया जाना है। तो यहाँ पर भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य है, तो उसमें योगदान देने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, और आईटी में प्रवेश, नवाचार, मतलब इस फील्ड में कोई नई कंपनी घुसना चाहती है तो उसके लिए हम सूटेबल एनवायरनमेंट बनाएं, इनोवेशन लेके आएँ। ठीक है, और उनको सुविधा हो, तो ऐसी यहाँ पे हम नीति बनाएंगे। श्रम शक्ति को वितरित करना, हमारे यहाँ जो श्रमिक हैं, तो कुशल जो क्या है श्रमिक, तो उनको जो है हम इनमें रोज़गार उपलब्ध करवा पाएँ। साइबर सुरक्षा नीति, तो बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो नई नीति की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि इस तरीके की पहले भी नीति थी। तो कर्नाटक की अर्थव्यवस्था आईटी के पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास केंद्रित है। कर्नाटक भारत का आईटी हब है। बेंगलोर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी क्लस्टर है। केंद्र सरकार को काफ़ी आय प्राप्त होती है यहाँ से। कर्नाटक 1997 में आईटी नीति पहले भी लेके आया था, और इस तरीके की आईटी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य था। इसने उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया। लगभग 80% वैश्विक आईटी कंपनियां जो हैं भारत से संचालन कर रही हैं। ठीक है, और कर्नाटक में इन कंपनियों के अनुसंधान और विकास केंद्र हैं, मतलब R&D सेंटर हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स यहाँ पर हैं कर्नाटक में। ठीक है, तो और देखें तो यहाँ पे मंत्रिमंडल ने और क्या किन विषयों को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने नए प्रस्तावित ESDM क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो इसको भी इन्होंने मंजूरी दी है। क्यों? जब आईटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पीछे छूटेगा, उसको भी ज़रूरत पड़ेगी सस्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो सरकार क्या बेनिफिट दे रही है। यहाँ भूमि पर सब्सिडी दे रही है 25%। भूमि के जो रूपांतरण है, जो सरकारी खर्च हैं, स्टाम्प शुल्क है, पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, तो इनको पूरा माफ़ कर दिया है। वाटर शेड कायाकल्प परियोजना, तो जो वाटर को सेव करने के लिए है उसके लिए 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और इन उपायों के माध्यम से राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद कर रही है, और अगले 5 वर्षों में 43,000 जो है डायरेक्ट रोजगारों की उम्मीद कर रही है। वहीं बात करें, जर्मनी ने हिंद प्रशांत रणनीति लॉन्च की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिंद प्रशांत रणनीति, और किसने की है? जर्मनी। जर्मनी कहाँ पड़ दिया? यूरोप में। तो उसको क्या ज़रूरत पड़ गई भाई यहाँ की, तो हम इस विषय पे बात करते हैं। तो ये देखिए, इस रणनीति में इंडो पैसिफिक क्षेत्र, आपको जो यहाँ पे ये भारत है, ठीक है, ये आपको ये भारत दिख रहा है, ठीक है, और ये इधर इंडियन ओशियन हो गया, और इधर ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन, तो इसको मिला के इंडो पैसिफिक एरिया हो गया। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? तो देखिए, जर्मनी जो है ये बिम्स्टेक और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका इसने जो है निभाने का क्या किया है, सुझाव दिया। बोले हम भी इसमें इसकी बैठकों में शामिल होना चाहते हैं, हम जो है इनमें, ठीक है। यह समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन का काम करेगा। जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुधारों में भारत और जापान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो सुधार हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये सुधार वो हैं कि जो यहाँ की यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है UNSC, तो उसमें अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो हैं टेम्परेरी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाने की बात हो रही है, जिसमें भारत और जापान को यहाँ पे शामिल किया जाना है, और जर्मनी की भी बात चल रही है इसमें शामिल होने की। तो इसीलिए जब ये आपस में सहयोग करेंगे तभी तो ये होगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी बात हो रही है। जर्मनी ने यह रणनीति क्यों लॉन्च की? अब देखिए, इसका सामरिक महत्व हम समझते हैं कि इंडियन ओशियन और जो पैसिफिक ओशियन है उसका सामरिक महत्व क्या है। तो देखिए, विश्व का लगभग 90% जो विदेशी व्यापार है वो समुद्र
समुद्री मार्गों से होता है, और समुद्री मार्गों में भी किससे, भारतीय और प्रशांत महासागरों के माध्यम से ये 90% विदेशी व्यापार पूरे विश्व का होता है। तो इसी वजह से देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर इसका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा तो इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वहीं बात करें क्यों यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं ये सारे देश, क्योंकि चीन को देखते हुए चीन जो है ये सब इलाके पे कब्जे करने की कोशिश कर रहा है, भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए धीरे धीरे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, सॉरी यहाँ पे साउथ कोरिया है, तो बहुत सारे ये देश हैं ये आपस में जुड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत स्ट्रांग हो जाए और यहाँ चीन को टक्कर दे पाए। तो वहीं 25% वैश्विक समुद्री व्यापार जो है मलक्का जलडमरू मध्य, अब ये मलक्का जलडमरू मध्य कहाँ है, ये सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में है, बहुत पतला सा रास्ता है, इसको मलक्का जलडमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है, इंडियन ओशियन में पड़ता है, तो यहाँ से होके गुजरता है। और ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण चीन सागर के पास में पड़ता है। दक्षिण चीन सागर हिंद महासागर के बीच प्रतिदिन 2000 से अधिक जहाज़ ट्रैवल करते हैं। अब बताइए यहाँ पर इसी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन समुद्री मार्गों में व्यवधान अगर कोई आ जाता है तो आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ेगा। कहने का मतलब जो ये शिप्स के माध्यम से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक देश से दूसरे देश, तो अगर वहाँ व्यवधान आ जाएगा तो सामान वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो उससे सप्लाई सिस्टम बिगड़ जाएगा। और जर्मनी में लाखों नौकरियाँ जो हैं, क्योंकि देखिए जर्मनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, और अगर ये आपूर्ति श्रृंखला रुक जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, तो पीछे से खरीदेंगे भी तो नहीं, ठीक है, खरीदेंगे नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग पे प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव किस पे पड़ेगा, जर्मनी पे, ठीक है। तो जर्मनी पे जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे प्रभाव पड़ेगा तो वहाँ निवेश भी नहीं आएगा, व्यापार भी नहीं होगा। इसी वजह से जर्मनी यहाँ पे इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। और इन जो यहाँ पे जो समुद्री मार्ग हैं तो इनकी सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सुरक्षा, ठीक है। हिंद प्रशांत पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करना भारत के लिए, अब हम बात करते हैं भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका की वार्षिक रक्षा रिपोर्ट जो है उसके अनुसार चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन के पास जो है लगभग 350 से अधिक जहाज़ और पनडुब्बियाँ हैं जो कि लगातार बढ़ रही हैं, और ये जो है ये सबसे बड़ी है। जबकि भारत के पास मात्र कितने हैं, केवल 50 से भी नीचे हैं, ठीक है, लगभग 35 हैं, ठीक। भारत पहले से ही चीन से इंडो पैसिफिक में लद्दाख जो हमारा यहाँ पे उत्तरी जो हमारा क्या है बाउंड्री जो है उत्तर में, तो वहाँ पर हमारा चाइना से जो है झगड़ा चल रहा है, बराबर छोटे मोटे संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो इसके अलावा चीन जो है ये दक्षिण चीन सागर में जो साउथ चाइना सीन है, साउथ चाइना सी, तो वहाँ पर अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये आपका नहीं है, ये एरिया हमारा है, ठीक है, आपके नहीं है, ये जो यहाँ पर आइलैंड पड़ते हैं ये हमारे हैं। तो इस तरीके से वो अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ा रहा है, ठीक है, और उन पर अमल कर रहा है। तो इस वजह से हमें जो है यहाँ हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है इसमें अपनी सामरिक सुरक्षा को भी ध्यान रखना है, हमारे विदेशी व्यापार को भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए भारत के साथ ये देश जो हैं ये जुड़ते चले जा रहे हैं। और भारत की कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला करने की, आक्रमण करने की नीति शुरू से ही नहीं रही है, तो सब जानते हैं भारत को। तो वर्तमान में 13 नदियों के कायाकल्प पर काम किया जा रहा है, ये भारत सरकार ने बोला है। तो यहाँ देखिए ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। पिछले साल जो है कावेरी कॉलिंग जो है आंदोलन चालू किया गया था, और वजह क्या थी, कावेरी सूख गई, कावेरी नदी दक्षिण की गंगा बोलते हैं, ठीक है। कायाकल्प के अंतर्गत 13 नदियाँ कौन कौन सी हैं, ब्यास है, झेलम है, चिनाब, रावी, सतलुज, तो ये कौन सी हो गई, इंडस सिस्टम की नदियाँ हो गई। वहीं यमुना, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ब्रह्मपुत्र, तो ये चारों दिशाओं की यहाँ पे नदियाँ हो गई, 13 महत्वपूर्ण नदियाँ। इनके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत जो है गंगा नदी के कायाकल्प के लिए भी एक विशेष कार्यक्रम। यहाँ देखिए गंगा नदी को यहाँ पे नहीं शामिल किया है, क्यों, क्योंकि गंगा नदी के लिए यहाँ अलग से एक कार्यक्रम है, ठीक है। कावेरी कॉलिंग और जो है रैली फॉर रिवर्स, ये जो है ये 2 आंदोलन जो हैं ये दुनिया भर में नदियों के पुनरुद्धार के संदेश फैलाने के लिए शुरू किए गए थे। वजह क्या है, यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, लोग जो है इनको इसके नदियों के पानी को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, और ये नदियाँ जो हैं ये सूखती जा रही हैं। नदियों के कायाकल्प का अद्यतन,
तो अभी तक इन पे क्या क्या हमारे पास अपडेट्स हैं। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद वर्तमान में नदी के परिदृश्य का आकलन करने और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी अध्ययन पर काम कर रही है। कावेरी कॉलिंग की बात करें तो यह एक अभियान है जिसे ईशा फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं जग्गी वासुदेव, इन्हें हम सदगुरु के नाम से भी जानते हैं, सदगुरु, ठीक है। तो इन्होंने 2019 में ये अभियान लॉन्च किया और कावेरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए इन्होंने फंड भी उपलब्ध कराए और बहुत ही विशिष्ट महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा भी इसको उनको जोड़ा और इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और यह परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के तहत 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यह कावेरी बेसिन में निजी कृषि भूमि पर वृक्ष आधारित कृषि को बढ़ावा देता है, ठीक है। और साथ ही इसका लक्ष्य जो है 50 लाख किसानों को अपने खेतों में 242 करोड़ उच्च मूल्य के पेड़ लगाने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से वो जो पेड़ लगेंगे इनसे किसानों की आय भी बढ़ेगी। यह नदी के 1/3 हिस्से को छाया के नीचे रखेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पेड़ों को तो पानी मिलेगा ही, नदी का जो पानी है वाष्पीकरण के माध्यम से वो भी कम सूखेगा, ठीक है। और वो भूगर्भ में जाएगा, भूजल और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करेगा, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर का जो है लेवल है वो बढ़ेगा। यह 5 से 7 वर्षों के भीतर किसान की आय को 3 से 8 गुना तक बढ़ा देगा। ये देखिए कितने महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू इसके हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि कावेरी नदी अपने ऐतिहासिक प्रवाह से 40% तक कम हो गई है, मतलब इसमें पानी की भी कमी हो गई है। रैली फॉर रिवर्स भी ईसा फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन है, ठीक है। इसे तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय सहित 25 वैज्ञानिक और कानून निर्माताओं के सहयोग से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और हमारे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो हमारे चैनल पे नए हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिससे आपको जो है आपके मित्रों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पे नीचे जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसे दबाना मत भूलिए, जिससे आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।